हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है, मूल अधिकारों का जो व्यवहारिक पक्ष है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों के माध्यम से मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, जिसे कि मैग्ना कार्टा या भारतीय संविधान के द्वारा जारी एक ऐसा अधिकार पत्र है जिसमें जो भारतीय जो नागरिक हैं उनको अपने संपूर्ण विकास करने के लिए संविधान द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकारों पर चर्चा करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाकई में जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं। तो अधिकार व्यक्ति के वे दावे होते हैं जो राज्य द्वारा प्रदत्त एवं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और सामाजिक हित में वो कार्य किए जाते हैं, वो सारे अधिकार कहलाते हैं। तो अधिकार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मानवाधिकार और मूल अधिकार। तो जो नैतिक अधिकार हैं वो मनुष्य को स्वभावतः ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें लागू करने के लिए किसी कोई सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। जो इनका क्रियान्वयन स्वैच्छिक होता है, जो हम अपने आसपास के वातावरण को देखकर सीखते हैं, उनकी मांग करते हैं, जैसे सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान आदि। दूसरा मानवाधिकार, जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त जो अधिकार हैं वो मानवाधिकार कहलाते हैं, जो कि मानवीय गरिमा के विकास और उत्थान के लिए ज़रूरी होते हैं। स्वरूपतः ये सर्वव्यापी और वैश्विक होते हैं, न कि देशीय। अगला अधिकार होता है वो कानूनी अधिकार, जो कि राज्य के द्वारा उसके नागरिकों को प्राप्त होता है और इनके संरक्षण के लिए राज्य कानून बनाता है तथा उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान भी करता है। तो स्वरूपतः ये सीमित होते हैं। व्यापक रूप में जो अधिकार वो होते हैं जो कानूनी अधिकारों से भिन्न और एक देश के द्वारा अपने सभी नागरिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं और राज्य के हस्तक्षेप से बचाने के लिए संविधान द्वारा इन्हें संरक्षण भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं, जो कि सर्वोच्च कानूनी संहिता में लिखित होते हैं, अर्थात जो संविधान है उसमें उनको स्थान दिया जाता है। और मूल अधिकार व्यवहारतः राज्य के विरुद्ध होते हैं कि राज्य व्यक्तियों के अधिकारों में, उनकी गरिमा में, उनके व्यक्तित्व के विकास में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण न कर सके। तो इस प्रकार से जो मूल अधिकार हैं वो पूर्णतः निरपेक्ष भी नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की व्यवस्था है उसके अंतर्गत प्रत्येक मूल अधिकार के साथ साथ कुछ न कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगाया गया है। तो प्रकृति की दृष्टि से जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य होते हैं, अर्थात जैसे मूल अधिकारों पर उनका उल्लंघन किया जाए, उनका अतिक्रमण किया जाए राज्य द्वारा या किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति द्वारा, तो हम इसके प्रत्युत्तर में न्यायालय में न्याय की गुहार लगा सकते हैं, अर्थात न्यायालय का संरक्षण हम प्राप्त कर सकते हैं। जो मूल अधिकार हैं इनके माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, अर्थात ये इस प्रकार इस व्यवस्था का एक प्रकार से परिचयात्मक है मूल अधिकार कि जिनसे कि राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति होती है। और मूल अधिकार जो भारतीय संविधान में हैं वो कुछ नकारात्मक स्वरूप के भी हैं और कुछ सकारात्मक स्वरूप के भी हैं। सकारात्मक स्वरूप के वो मूल अधिकार हैं जो कि व्यक्तित्व के विकास के लिए होते हैं, व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास जिनके माध्यम से कर सकता है, जैसे अनुच्छेद 19। नकारात्मक स्वरूप की दृष्टि से जो कि राज्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जो कि राज्य किसी भी प्रकार का मनमाना कानून किसी भी तरीके से आरोपित नहीं कर सके, जैसे अनुच्छेद 15। तो मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या करने से पूर्व हम पहले इस बात पे चर्चा करेंगे, ये तो अभी तक हमने कि भाई मूल अधिकार का अर्थ क्या है और भारतीय संदर्भ में मूल अधिकारों की जो प्रकृति है और या स्वरूप है वो किस प्रकार से रहा है।
अब यदि हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो भाई कब से मूल अधिकारों की मांग भारत में उठने लगी और कैसे मूल अधिकारों की प्राप्ति हमें हुई। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि हम देखें तो जो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं, उनकी सर्वप्रथम मांग 1895 में तैयार स्वराज विधेयक के माध्यम से प्रथम बार की गई और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर भारतीयों द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो ब्रिटिश शासकों से जो मांगें की गई और समय समय पर जो मुद्दे उन्हें उठाए गए, उनमें कहीं ना कहीं इन मूल अधिकारों का जिक्र होता रहा है। उदाहरण के रूप में जैसे 1928 में जो नेहरू प्रतिवेदन, जिसको प्रथम संवैधानिक प्रयास माना जाता है भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण की दृष्टि से, तो उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई। एक संस्थागत प्रयासों में देखें तो 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, उसमें मूल अधिकारों की से संबंधित एक लंबा प्रस्ताव पास किया था, जिसमें आर्थिक अधिकार भी सम्मिलित थे। ऐसे भी मूल अधिकारों की मांग की गई और अंतोगत्वा संविधान निर्माताओं ने जो ब्रिटिश शासन के जो अत्याचार थे, वे उनका जो निरंकुशता का जो अनुभव प्राप्त था और समय जब जब इनकी मांग की गई और ब्रिटिश शासन द्वारा जब जब इनकी अवहेलना की गई मांगों की, तो उन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए, उन अनुभवों से सीखकर संविधान निर्माण के दौरान आचार्य जो JB कृपलानी हैं, उनकी अध्यक्षता में मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित एक उपसमिति का गठन किया गया और उस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर ही हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। तो इन मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में जब शामिल किया गया तो इसके पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जैसे कि एक ऐसी सरकार का गठन करना जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के हितों में अभिवृद्धि करना हो। अर्थात एक इतने लंबे कुशासन को हमने झेला, तो हम नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था वापस से यहाँ स्थापित हो, जो कि जिन उस समय की जो भारतीय थे, नागरिक थे, या आने वाली जो संतति या जो भावी पीढ़ियाँ थी, उनके अधिकारों का वापस वैसे ही अतिक्रमण न हो सके। तो इस प्रकार से एक ऐसी सरकार का गठन करना जो कि व्यक्तियों के हितों में वृद्धि करे। इसके माध्यम से सरकार की शक्तियों को सीमित भी करना, जिससे कि सरकार नागरिकों की स्वतंत्रताओं के विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर सके और व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होने के कारण इनकी सर्वव्यापी उन्नति करना। इस दृष्टि से इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल अधिकारों को हमारे संविधान में समाविष्ट किया गया। संविधान का जो भाग 3 है, जिसे कि भारतीय मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है, उसकी यदि हम विशेषताओं के ऊपर चर्चा करें तो भारतीय जो अधिकार पत्र है वो एक विशद दस्तावेज है जो कि संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है और कुल 23 अनुच्छेदों के माध्यम से मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। और इस प्रकार का अनूठा उदाहरण हमें विश्व के अन्य संविधानों में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और एक दृष्टि से जो भारतीय संविधान है वो इस दृष्टि से भी अपने आप में महान है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की प्रारंभ तिथि से ही जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको मूल अधिकार सौंप दिए थे। विश्व के यदि अन्य उदाहरणों में हम देखें तो जिन्हें विकसित संविधान माना जाता है, उन्होंने अपने संविधान की रचना के कुछ दशकों के बाद अपने नागरिकों को ये मूल अधिकार दिए थे, जैसे अमेरिका के संविधान है। तो इस दृष्टि से हम अपने आप को इतना धन्य समझें और धन्यवाद दें हमारे संविधान निर्माताओं को कि उन्होंने संविधान के निर्माण के दौरान ही हमें सभी मूल अधिकार, जिससे कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, वो सौंप दिए थे। अगली जो विशेषता है कि ये जो मूल अधिकार है पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। ये नहीं कि हमें ये मूल अधिकार मिल गए तो हम अपनी मनमानी कर सकें और हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके माध्यम से हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर सकें। तो इस दृष्टि से ये मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं उन सभी पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, तो जिससे कि जो व्यक्तिगत अधिकारों को जनहित में संरक्षित रखा जा सकते। और ये
जो युक्तियुक्त जो निर्बंध हैं या जो प्रतिबंध हैं ये उचित है या नहीं, इस बात का निर्धारण करने का जो अधिकार है वो हमारी न्यायपालिका को दिया गया है। अगली विशेषता है कि ये जो मूल अधिकार हैं इनका निलंबन भी किया जा सकता है, लेकिन इन्हें संविधान से निकाला नहीं जा सकता। जैसे आपातकाल की स्थितियों में जब हम अनुच्छेद 358 और जो 359 है, जैसे कि 58 के माध्यम से 19 और 359 के माध्यम से 20 या 21, तो इनका हम निलंबन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार के सभी स्तरों पर जो भी प्राधिकारी हैं और जिन्हें विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है उन पर सीमाएं आरोपित करते हैं। एक चीज़ और कि जो हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने मूल अधिकारों की संरक्षणा करते हुए नागरिकों और जो गैर नागरिकों उनमें भी भेद यहाँ स्पष्ट किया गया है। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 19 है, 29 और 30 है, वो केवल हमारे यहाँ नागरिकों को ही नहीं, गैर नागरिकों के लिए भी वो समान है। तो संविधान निर्माताओं ने एक दूरदृष्टि की सोच रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा मूल अधिकारों की संरचना करते समय कि इससे कोई जो गैर नागरिक है वो यदि हमारे देश में आए तो उसको ये नहीं लगे कि उसको व्यक्तित्व का विकास करने के जो पर्यावरण है वो यहाँ उसको प्राप्त नहीं है। तो इस बात का ध्यान भी उन्होंने रखा है। अगला, जैसे कुछ मूल अधिकारों में से कुछ नकारात्मक हैं, कुछ सकारात्मक हैं। जैसे जो अनुच्छेद 15 है वो एक नकारात्मक है, और अनुच्छेद 19 जो कि सकारात्मक है जो कि नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। और जो अनुच्छेद 15 है जिसको हमने नकारात्मक उदाहरण के रूप में लिया है, उसके अनुसार कि राज्य ऐसी किसी प्रकार की विधि आरोपित नहीं करेगा जिससे कि वो नागरिकों में जाति, लिंग, वर्ग, विभेद के आधार पर कोई असमानता स्थापित करे। अगली विशेषताओं में हम यदि देखें तो जो मूल अधिकार हैं उनको सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी जो अल्पीकरण की करने वाली जो विधियां हैं वो अल्पीकरण की सीमा तक शून्य होगी। तो ये सारी चीज़ें देखने का कार्य है वो हमने हमारी न्यायपालिका को सौंपा है। अंत में इनकी विशेषताओं में जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता है और उसको हमने एक मूल अधिकार के रूप में शामिल भी किया गया है मूल अधिकारों के अंतर्गत, कि इनके प्रवर्तन हेतु इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यदि नागरिकों को लगे कि उनके मूल अधिकारों का हनन या अतिक्रमण हो रहा है तो वो न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें अनुच्छेद 32 के माध्यम से हम न्याय की पुकार कर सकते हैं, और जो उच्च न्यायालय है उसमें हम अनुच्छेद 226 के माध्यम से मूल अधिकारों के प्रवर्तन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इन दोनों ही संवैधानिक उपचारों से संबंधित जो भी उपबंध हैं उससे हम मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये हमारे जो मूल अधिकार का अर्थ और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मूल अधिकार समाविष्ट करने के जो मुख्य उद्देश्य और जो हमारा जो भाग 3 है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने अभी तक चर्चा की। इसका जो व्यवहारिक पक्ष है उसका हम अलग से चर्चा करेंगे। एक बड़ा इसमें एक प्रश्न बनता है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो ये एक ऐसा शुरू से ही एक विवाद का प्रश्न रहा है, जब से कि संविधान बना और उसके बाद बनने के कुछ समय बाद ही, कुछ वर्षों के बाद ही, जैसे 1951 में आकर ये लड़ाई शुरू हो गई कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। अर्थात मूल अधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो 1951 में ये विवाद शुरू हो गया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इसी बात को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में यह व्यवस्था दी गई सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कि यहाँ मौलिक अधिकारों में संशोधन
हो सकता है। इसी बात को सज्जन सिंह बनाम भारत संघ 1965 में उठाया गया, लेकिन यहाँ तक यही पक्ष चलता रहा कि संसद किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब संघ 1967 में यह बात स्वीकार की गई और न्यायालय ने अपना पूर्ववर्ती जो निर्णय हैं उनको रद्द करते हुए यह व्यवस्था दी कि संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि जो साधारण विधि है वो और संवैधानिक संशोधन उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) में ये शामिल है और जो अनुच्छेद 368 है वो केवल एक प्रक्रिया बताता है, वो संसद को केवल शक्ति नहीं सौंपता जिसके माध्यम से वो उसका सहारा लेकर अपने मनमाने तरीके से संशोधन कर सके। तो गोलकनाथ में यह व्यवस्था दी गई कि अनुच्छेद 368 केवल एक प्रोसेस बताने से संबंधित उपबंध है, न कि पावर डिलीवर करने से। अगले चरण में जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया, उसमें प्रथम बार यह बात की गई थी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके आधिकारिक ढांचे में नहीं, अर्थात संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। और इस बात का निर्णय कि कौन करेगा कि वो मूल ढांचे का भाग है या नहीं, इस बात का निर्णय करने का अधिकार हमारी न्यायपालिका को है। और न्यायपालिका ने ये माना कि जो मूल अधिकार है मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। तो जहाँ तक उसके बाद मिनर्वा मिल्स में इसी बात को दोहराया गया। IR कोहिल लो बनाम तमिलनाडु राज्य 1999 2007 में इस बात को दोहराया गया। तो जहाँ भी मूल अधिकारों से संबंधित कोई प्रश्न या मूल ढांचे के अंतर्गत आता है तो वहाँ संसद को पीछे हटना पड़ेगा, अन्यथा संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जो कि वर्तमान में यही व्यवस्था चल रही है। और मूल अधिकार न्यायिक समीक्षा के भी अधीन है। न्यायिक समीक्षा से ये तात्पर्य है कि क्या संसद द्वारा निर्मित कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा दिए गए कोई भी आदेश संविधान के उपबंधों के साथ संगत है या नहीं। यह बात देखने का कार्य या जो शक्ति है वो हमारी न्यायपालिका की है, और न्यायपालिका द्वारा इस बात को परखना ही न्यायिक समीक्षा कहलाता है, जिसका प्रयोग वो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के माध्यम से करती है। तो ये एक प्रकार से भारतीय संविधान में हमने अभी तक उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो मूल अधिकारों की प्रकृति और उसका जो स्वरूप है उसके ऊपर चर्चा की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले सेशन में हमने जो मूल अधिकारों के जो व्यवहारिक पक्ष है, किस प्रकार की व्यवस्था हमने जो अनुच्छेदों के माध्यम से उपबंधित कर रखी है संविधान में, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।